चलिए बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में हम लोगों ने सीखा था कि भाई फिजिक्स असल में एक ब्रांच, एक शाखा है जिसमें हम लोग नेचर यानी प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं को पढ़ते हैं। फिर हमने फिजिक्स के दो टुकड़े किए थे, आपको याद आ रहा होगा। एक था पुरातात्विक फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, और एक था आधुनिक फिजिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। और हमने ये जो टुकड़े किए थे ये समय के आधार पर किए थे कि भाई 1900 से पहले जो भी फिजिक्स, जो भी प्राकृतिक घटनाएं रही हैं वो सब किस में आएंगी, क्लासिकल में। और 1900 के बाद वाली जो घटनाएं वो सब किस में आएंगी, मॉडर्न फिजिक्स में आएंगी। और 1900 वाली भी किस में आएंगी, मॉडर्न में। तो हमने क्लासिकल वाली 4 शाखाओं को स्टडी किया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक फिजिक्स। हम बात कर रहे हैं आधुनिक फिजिक्स की। जैसे हम लोगों ने पुरातात्विक फिजिक्स की 4 शाखाओं को स्टडी किया था, उनके बारे में बेसिक समझा था, ऐसे आधुनिक फिजिक्स की 4 शाखाओं के बारे में समझेंगे। पहले तो समझते हैं कि आधुनिक फिजिक्स की 4 शाखाएं हैं कौन सी। सबसे पहला आता है एटॉमिक यानी कि परमाणुवीय। फिर आता है न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय। फिर आता है अपना क्वांटम, इसको हिंदी में भी क्वांटम कहा जाता है। और फिर आता है अपना रिलेटिविटी, इसको कहा जाता है सापेक्षिकता। चलो अब हम लोग इन चारों के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम, रिलेटिविटी यानी कि परमाणुवीय, नाभिकीय, क्वांटम और सापेक्षिकता। चलो, जैसा कि नाम बता रहा है, मान लो हम पहले बात करते हैं किसकी, एटॉमिक की बात करते हैं, परमाणुवीय की बात करते हैं। हमने देखा कि नाम बता रहा है परमाणुवीय फिजिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये असल में आधुनिक फिजिक्स की वो शाखा है जिसमें हम लोग परमाणु और परमाणु से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, परमाणु के विभिन्न मॉडल जो आपने पढ़े हैं, परमाणु के अंदर जो कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो आपस में कैसे परिवर्तित होते हैं, कौन कहाँ रहता है, किस पर क्या आवेश होता है, किसका क्या घूर्णन गति, किसकी क्या सरल रेखीय गति, या जो भी संबंधित घटनाएं वो सारी हम किसमें पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऐसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर का मतलब नाभिकीय, यानी कि अब हम नाभिक के अंदर घुस जाएंगे, नाभिक के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उनको स्टडी करेंगे। नाभिक के अंदर कौन होता है भाई, नाभिक के अंदर हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्लियर। लेकिन सिर्फ होते हैं ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या है कि ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित भी होते रहते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा बीटा पार्टिकल्स निकलना, जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो असल में नाभिक से निकलते हैं। भाई आगे चलकर हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत शायद केमिस्ट्री में सुना हो या पढ़ा हो, या नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि किसी भी परमाणु के, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी परमाणु के, कुछ स्पेशल टाइप के परमाणु होते हैं जिन, या स्पेशल टाइप के तत्व होते हैं जो निरंतर कुछ विकिरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये जो विकिरणें हैं जिनमें हम मोस्टली लेते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, ये असल में नाभिक से ही उत्सर्जित होती हैं। तो ये नाभिक से कैसे उत्सर्जित होती है, क्या प्रक्रियाएं होती है, सब किस में पढ़ा जाता है, नाभिकीय फिजिक्स में पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स। असल में क्वांटम का मतलब क्या होता है हम समझते हैं इस बात को। देखो, क्वांटम का मतलब होता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब द्वैत प्रकृति, ठीक है। द्वैत का मतलब क्या हो गया, डबल। जैसे मान लो हम बात करें इंसानों की बात करें तो भाई इंसानों की प्रकृति कितनी होती है, ढेरों प्रकृति होती है। एक ही इंसान के अंदर न जाने कितने नेचर होते हैं, कहना कुछ, दिखाना कुछ, कहना कुछ, बोलना कुछ, यानी कि एक इंसान अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकता है। तो साइंटिफिकली ये पाया गया कि भाई हर एक पदार्थ, पहले तो मैं कहूंगा कि सिर्फ प्रकाश, पहले तो मैं कहूंगा सिर्फ लाइट, यानी कि सबसे पहले जब पता चला क्वांटम फिजिक्स में तो वो किसका पता चला, सबसे पहले लाइट यानी प्रकाश का पता चला कि भाई प्रकाश का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति करता है। वो तरंग नेचर भी दिखाता है और वो कण भी दिखाता है। आपने देखा होगा ना भाई, हम बोलते हैं लाइट की किरण, प्रकाश की रे, और हम कहते हैं कि प्रकाश का कण, जो आपने पढ़ा होगा, एक याद करो, फोटोन पढ़ा होगा, ठीक है।
आपने फोटोन समझा होगा। फोटोन क्या होता है, जो हम कहते हैं ना भाई, एक मान लीजिए ये हमारे पास वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, तो हम कहते हैं कि प्रकाश की किरण के साथ साथ उसमें कुछ कण आ रहे हैं जो अपने साथ ऊर्जा लेकर आते हैं। और ये कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, जिनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति, डबल नेचर प्रदर्शित करता है। वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और वो कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। बाद में एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रोगली, उन्होंने कहा कि ना केवल प्रकाश के अलावा जितनी भी वस्तुएं वो सब भी क्या प्रदर्शित करती हैं, डबल नेचर प्रदर्शित करती है, तरंग भी प्रदर्शित करती हैं और कण भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो एक पत्थर की बात करें, है ना, एक किसी फ्रूट की बात करें, या हम अपने इंसानों की बात करें, तो इन सभी पर ये लागू होता है जो डी ब्रोगली ने बताया। तो उन्होंने क्या कहा था, भाई जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया में, जितनी भी वस्तुएं, सब कैसा नेचर प्रदर्शित करती हैं, डबल नेचर, तरंग प्रकृति भी और कणीय प्रकृति भी। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो जैसे इंसानों की बात करें तो हम तो क्या है, पार्टिकल है, कण है, एक वस्तु है, हम तरंग प्रकृति कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसके बारे में आपको छोटा सा बेसिक बता दूं कि असल में ये तरंग प्रकृति का लेना देना कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या कोई कण एक निश्चित वेग से अधिक वेग पर चलना शुरू कर दे, तब उसमें तरंग प्रकृति आती है, जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जितनी भी ब्रांचेज इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। ऐसी बात आती है रिलेटिविटी की, सापेक्षिकता। देखो हमने एक पढ़ा था गतिकी, काइनेमेटिक्स आपको याद होगा, ठीक है। उसमें मैंने कहा था कि गतिकी में क्या करते हैं, वस्तुओं की गति को अध्ययन करते हैं। और रिलेटिविटी या सापेक्षिकता में भी मैं आपसे कह रहा हूं कि वस्तुओं की गति को अध्ययन करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई दोनों में ही वस्तु की गति को अध्ययन करना है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। मैं आपको फर्क समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझेंगे इस फर्क को। भाई एक तो अपने पास आया गतिकी और एक आया सापेक्षिकता। दोनों ही रेस्ट एंड मोशन की का अध्ययन है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, भाई मैं कह रहा हूं गतिकी भी रेस्ट एंड मोशन का अध्ययन है, सापेक्षिकता भी रेस्ट एंड मोशन का अध्ययन है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। फर्क बहुत कॉमन सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि भाई मैं कहता हूं स्मॉल वेग या चाल, जहां पे स्पीड क्या हो, स्मॉल हो, स्पीड क्या हो, कम हो, उसको किस में स्टडी करेंगे, गतिकी में। और जहां स्पीड क्या हो, ज्यादा, उसको किस में स्टडी करेंगे, सापेक्षिकता में। भाई ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है कि कम स्पीड वालों को किस में स्टडी करेंगे, गतिकी में, ज्यादा स्पीड वालों को सापेक्षिकता में। अब मान लो कोई बच्चा पूछता है सर किसको कम कहें, किसको ज्यादा कहें। भाई मान लो एक बच्चा है, उसके वो कहता है जी मेरे लिए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, दूसरा कहता है मेरे लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ज्यादा है। तो किसको कम माने, किसको ज्यादा माने, इसका भी तो कोई रेंज होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो आपको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब अब देखो, इसको समझते हैं। भाई वो जितनी भी स्पीड, वो जितने भी वेग, वो जितनी भी चाल जो सी या सी के समतुल्य है, सी या सी के समतुल्य यानी सी से मिलती जुलती, जैसे c/2 हो गया, c/4 हो गया, c/8 हो गया, ये सारे किस में आएंगी, सापेक्षिकता में। उसके अलावा जो नॉर्मल है वो सब किस में आ जाएंगी, गतिकी में आ जाएंगी। क्लियर, तो हमें कंपैरिजन किससे करना है, सी से, स्पीड ऑफ लाइट से। जो स्पीड ऑफ लाइट के समतुल्य है वो सब किस में आएंगी, सापेक्षिकता में। और इसके अलावा जो बची हुई है वो सब किस में आ जाएंगी, गतिकी में आ जाएंगी।